क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में एक ऐसी अनोखी घटना घटित हुई थी जिसने वहां रहने वाले सभी लोगों को हैरान कर दिया। लोग सोचने लगे कि आखिर कोई ऐसी प्लानिंग कैसे कर सकता है, जिसका जवाब अभी भी एक रहस्य बना हुआ है और शायद आगे भी बना रहेगा। आज की कहानी ऐसे ही एक केस के बारे में है जब सबके सामने अचानक से एक कत्ल की भयानक साजिश प्रकट हो गई। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडेज टॉपिक इज जेम्स स्मिथ केस। ये कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहरों में से एक सिडनी से। सिडनी में ही समुद्र किनारे कोगी करके एक जगह बसा हुआ है। यहाँ पर जो बीच है ये बहुत फेमस है, हजारों लोग छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। बात 1935 की है। कोगी बीच के पास में एक परिवार रहता था, हॉब्सन परिवार। इनके पास बीच पर ही एक एक्वेरियम था जहाँ पर मछलियाँ वगैरह रखते हैं, एक तरह से समुद्री जीवों का चिड़ियाघर समझ लीजिए। इसके अलावा इनके पास बड़ा सा स्विमिंग पूल था, रेस्टोरेंट था, 1400 सीट वाला थिएटर था। एक तरह से छुट्टियां मनाने आने वाले टूरिस्ट के लिए कई सारी चीजें थीं जिससे वो आकर्षित हो सकें, मनोरंजक हो सकें। हॉब्सन परिवार के ये सारे बिजनेस अच्छे चल रहे थे, अच्छी कमाई हो रही थी, टूरिस्ट आ जा रहे थे। 1934 के आखिरी दिनों में यहाँ इस बीच पर भयानक आंधी तूफान आते हैं। इसने यहाँ पर बहुत तबाही मचाई। जहाँ पर टूरिस्ट रुकते थे वो जगह पूरी तहस नहस हो गई थी। परिणाम ये हुआ कि यहाँ आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कतें होने लगीं और धीरे धीरे लोगों ने यहाँ आना कम भी कर दिया। अब जब टूरिस्ट यहाँ पर आने कम हो गए तो हॉब्सन परिवार के सारे बिजनेस मंदी की ओर जाने लगे। हालत बहुत बुरी होने लगी। ऊपर से ये भी हुआ कि तूफान की वजह से समुद्र में रहने वाली शार्क मछलियों का ध्यान अब बीच की ओर आने लगा। जो बचे कुचे टूरिस्ट समुद्र में नहाने के लिए आते थे, शार्क्स उन पर हमला करने लगीं। इन शार्क्स ने यहाँ पर बहुत आतंक मचा रखा था। 3 लोगों को तो ये खा भी चुकी थीं। यहाँ के लोगों ने सोचा कि इनसे पीछा छुड़ाने का बस एक ही तरीका है, इनका शिकार करना। कई सारे शिकारी अब शार्क्स को पकड़ने के लिए कोगी बीच पर आने लगे, शिकार करने लगे। जब ये शार्क मछली को पकड़ते थे तो लोग इनकी तारीफ करते थे। यहाँ हॉब्सन परिवार का बिजनेस तो ठप पड़ ही चुका था। शार्क मछलियों की वजह से अब तो और भी बुरी हालत में चला गया। ऐसे ही 17 अप्रैल 1935 को हॉब्सन परिवार में से 2 लोग, बर्ट हॉब्सन और इनका बेटा रॉन, ये अपनी बोट में बैठ करके मछलियां पकड़ने के लिए निकलते हैं, खास तौर से शार्क का शिकार करना। ये लोग अपने साथ हर तरह की फिशिंग की चीजें लेकर गए थे जो भी उस दौर में मौजूद थी। समुद्र में थोड़ा इधर उधर भटकने और इंतजार करने के बाद कोगी बीच से करीब 3 मील दूर पिता और बेटे को एक शार्क मछली का बच्चा दिखता है। पिता बर्ट हॉब्सन फिशिंग रॉड को फेंकते हैं। थोड़ी ही देर में ये छोटी सी शार्क हुक में फंस गई। बर्ट और रॉन ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सोचा कि अब लोग इनकी भी तारीफ करेंगे। जैसे जैसे ये वायर को रोल कर रहे थे वैसे वैसे इनकी खुशी बढ़ती ही जा रही थी। तभी अचानक से एक बड़ी सी टाइगर शार्क, ये करीब 14 फीट या 4 मीटर की रही होगी, ये आती है और हुक में फंसी छोटी शार्क को खा जाती है। पर बाइट करने से वो हुक इसके मुंह में भी फंस गया। ये सब देखकर पिता और बेटा परेशान। अब क्या करें। इस शार्क का वजन 250 किलो से भी ज्यादा रहा होगा। जैसे तैसे कड़ी मशक्कत करते करते ये दोनों मिलकर शार्क को खींचकर किनारे पर लाते हैं। इन्हें एहसास हुआ कि शार्क अभी भी जिंदा है। ये देखकर बर्ट हॉब्सन को याद आया कि इनकी और इनके भाई चार्ल्स हॉब्सन का बिजनेस ठप पड़ चुका है, बिल्कुल भी कमाई नहीं हो रही है, टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। अगर ये शार्क हम अपने एक्वेरियम में रख दें तो शायद लोग इससे आकर्षित होने लगें। वैसे ये 1935 का साल था। इन दिनों बहुत कम ही लोग ऐसे जीवों को अपने सामने देख पाते थे। बर्ट हॉब्सन ने तुरंत एक्शन लिया और फटाफट क्रेन मंगाकर शार्क को अपने साथ ले गए। इनके पास शार्क मछली रखने लायक इतना बड़ा फिश टैंक नहीं था, इसलिए इन्होंने इसे अपने स्विमिंग पूल में रख दिया। ये पुल शार्क की लंबाई का लगभग दुगना था। अब धीरे धीरे ये बात लोगों में फैलती है कि कोगी बीच के एक्वेरियम में शार्क लाई गई है। ये बात पूरे स्टेट में फैल गई। लोग अपने परिवारों के साथ शार्क देखने के लिए आने लगे। देखते ही देखते हॉब्सन परिवार के सारे बिजनेस वापस से चलने शुरू हो जाते हैं। इस बार केवल एक शार्क की वजह से ही बिजनेस डबल से भी ज्यादा हो गया। वीकेंड्स पर तो भीड़ होती ही थी, अब हफ्ते में बाकी दिन भी लोग आने लगे। हॉब्सन परिवार शार्क का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे। इसके खाने पीने की हर चीज़ों को टाइम टाइम से दिया जा रहा था। 17 अप्रैल 1935 को ये शार्क यहाँ पर लाई गई थी। अभी तक केवल हफ्ते भर ही बीते होंगे। शुरुआती के कुछ दिन तो ये शार्क अच्छे से रह रही थी, स्वस्थ थी। 25 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया में एंजैक डे मनाया जाता है, यानी नेशनल हॉलीडे। अब जब आज छुट्टी थी तो सुबह से ही लोग एक्वेरियम में आना जाना शुरू कर देते हैं। आज ही के दिन अचानक से ये शार्क अजीब अजीब हरकतें शुरू कर देती है। शायद इसको बेचैनी हो रही थी। लोग भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इसको क्या हो गया, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। ये थोड़ी एग्रेसिव भी लग रही थी। हॉब्सन परिवार इसको खाना देते हैं लेकिन ये नहीं खाती। यहाँ लोगों की भीड़ आती ही जा रही थी। बच्चे पहली बार इतना बड़ा समुद्री जीव देखकर खुश हो रहे थे।
ऐसे करते करते शाम के करीब 4:30 बज चुके थे। लोगों की भीड़ तो थी ही। अचानक से शार्क उल्टी करना शुरू कर देती है। पहली बार उल्टी किया तो पेट से किसी जानवर का शव बाहर निकला और पानी पर तैरने लगा। दूसरी बार उल्टी किया तो कोई समुद्री पक्षी निकली। अब जैसे ही तीसरी बार शार्क ने उल्टी किया तो सामने का मंजर देखकर लोग चीखने चिल्लाने लगे, डरने लगे, परेशान होने लगे। आवाजें सुनकर हॉब्सन भाई भी यहाँ पर आते हैं कि क्या हो गया। सामने स्विमिंग पूल में किसी इंसान की बाह तैर रही थी। ये लेफ्ट हैंड था। यहाँ पर किसी अखबार के रिपोर्टर भी आए हुए थे। इन्होंने भी सारी चीजें अपनी आंखों के सामने देखी कि शार्क ने इंसानी हाथ उगला है। तुरंत किसी ने पुलिस को यह बात जाकर बता दी। सिडनी पुलिस इस एक्वेरियम में आती है, बाह को देखती है। इन्हें भी काफी हैरानी हुई। इस हाथ पर टैटू भी बना हुआ था जिसमें 2 बॉक्सर्स आमने सामने स्टांस लेकर खड़े हैं। इसके बाद पुलिस इस बाह को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज देती है। लगा कि शायद ये वही शार्क होगी जिसने बीच पर आए लोगों में से किसी को खाया होगा। ये सीधा सीधा एक एक्सीडेंट का केस था। फॉरेंसिक जांच से पता चला कि ये बाह करीब 8 से 12 दिन तक शार्क के पेट में रहा होगा। हैरानी की बात थी कि शार्क इसे पचा क्यों नहीं पाई, जबकि इनका पाचन तंत्र बहुत ही पावरफुल होता है, हड्डियों को भी गला देता है। पर ऐसा इस हाथ के साथ क्यों नहीं हुआ? आगे की जांच में इस पर शार्क की दांत के कोई भी निशान नहीं मिले जिससे लगे कि इस शार्क ने पूरे इंसान को खाया हो। लगा कि इसने केवल हाथ ही निगला होगा। जहां से हाथ कटा था उस सिरे को देखकर लगा कि किसी शार्क ने इसे नहीं उखाड़ा है, बल्कि किसी धारदार हथियार से काटा गया है। कोई भी जानवर अपने दांत से ऐसा नहीं कर सकता। ये किसी इंसान का काम है। ये मामला कत्ल का है। काफी हद तक फिंगरप्रिंट्स भी साफ साफ दिख रहे थे। फॉरेंसिक जांच करने वाले डॉक्टर्स ये सब कुछ बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे। इन सभी बातों को सुनकर पुलिस वालों के भी सर चकरा गए। अब ये केस सीधे सिडनी पुलिस की डिटेक्टिव एजेंसी को सौंप दिया जाता है। जब लोगों को पता चला कि ये बाह किसी ने काट कर फेंका था, तभी शार्क ने निगला और 25 अप्रैल को उगल दिया। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। लोगों में सनसनी फैल चुकी थी। हर अखबारों में, मैगजीन्स में इस न्यूज़ को प्रिंट किया जा रहा था। पुलिस ने भी उसी दिन हाथ से रिलेटेड सारी डिटेल्स मीडिया में दे दी, ताकि अगर कोई इस हाथ को पहचाने तो हमें बता सके। हाथ मिले अब तक 2 दिन बीत चुके थे। 27 अप्रैल आ गया। 27 अप्रैल को ही एक शख्स एडवर्ड स्मिथ अखबार में दिए गए ऐड को देखकर पुलिस स्टेशन में आते हैं। इन्होंने पुलिस ऑफिसर से बात की। बोला कि ये जो हाथ शार्क ने उल्टी किया है उस पर बना टैटू मेरे भाई जेम्स स्मिथ ने भी बनवा रखा है। बिल्कुल सेम टू सेम है। भाई से आगे पता चला कि जेम्स एके जिमी 7 अप्रैल की रात को घर से निकला था, लेकिन आज 27 अप्रैल हो गए हैं, वो घर नहीं लौटा। पुलिस कहती है कि आपके भाई को गायब हुए इतने दिन हो गए हैं, आपने मिसिंग कंप्लेन क्यों नहीं लिखाई? भाई जवाब देते हैं कि 8 अप्रैल की सुबह में ही भाई की पत्नी ने कंप्लेन लिखाई थी, तभी से हम सभी लोग जिमी को ढूंढ रहे हैं। हाथ के टैटू से मुझे कुछ शक हुआ, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। इसके बाद पुलिस जिमी की पत्नी को भी बुलवाती है पूछताछ करने के लिए। साथ में पुलिस ने बोला कि जिमी के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, खास तौर से जिस पर उसके फिंगरप्रिंट्स हों, उसको साथ लेकर आइए। जिमी की वाइफ का नाम था ग्लैडिस स्मिथ। ये 27 अप्रैल को ही पुलिस स्टेशन आती हैं। इसके बाद इन दोनों लोगों को हाथ दिखाया जाता है। एडवर्ड और ग्लैडिस दोनों जिमी के हाथ को पहचान जाते हैं। आगे पुलिस जिमी के फिंगरप्रिंट को इस हाथ से मिले फिंगरप्रिंट से वेरीफाई करती है। ये दोनों सेम निकला। सच में ये हाथ जिमी का ही था। आखिर जिमी का ये हाथ शार्क के पेट में कैसे गया, और केवल हाथ ही गया? बाकी की बॉडी कहाँ पर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके कई टुकड़े करके समुद्र में फेंके गए हों? अब पुलिस जिमी की वाइफ और भाई से इसके बैकग्राउंड और काम धाम के बारे में पूछती है, शायद इससे कोई क्लू मिल जाए। मूल रूप से जेम्स स्मिथ का परिवार इंग्लैंड का रहने वाला था। इंग्लैंड में जिमी गैम्बलिंग और इस तरह के कुछ इलीगल काम करता था। इसने इससे बहुत सारे पैसे भी कमाए थे। फिर ये अपने परिवार को लेकर ऑस्ट्रेलिया आ गया और यहीं पर बस गया। ये यहाँ पर बिल्डर का काम शुरू कर देता है। इसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक ठाक थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। 7 अप्रैल की रात को जिमी ने अपनी वाइफ से बोला कि ये दोस्त के साथ फिशिंग करने जा रहा है। जब तक वाइफ इससे सवाल करती कि इतनी रात को क्यों जा रहे हो, तब तक ये चला गया। पुलिस को भी ये अजीब लगा कि रात में फिशिंग करने कौन जाता है, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा था। पुलिस और इनके डिटेक्टिव्स पता लगाना शुरू कर देते हैं कि जिमी का ये दोस्त कौन था और दोनों फिशिंग करने कहाँ पर गए। इधर उधर पूछताछ करते करते पुलिस को एक नाम सामने मिलता है, पैट्रिक ब्रैडी। ये एक एक्स सर्विसमैन था और साथ में जालसाज भी था। किसी और का साइन हूबहू कर देना इसकी खासियत थी। इसने ऐसे ही करके बहुत सारे फेक इंश्योरेंस अपने क्लाइंट्स के लिए क्लेम करे थे, जिसमें से इसको थोड़े बहुत हिस्से मिलते थे। ये बैंक्स के चेक भी साइन कर देता था। जिमी और पैट्रिक दोनों में दोस्ती थी। पता नहीं इनकी दोस्ती कैसे हो गई। एक बिल्डर था और एक जालसाज। जिमी के पहले भी इंग्लैंड में क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। लगा कि किसी काले कारनामे के लिए ही दोनों मिले होंगे।
पुलिस और बाकी टीम अब पैट्रिक का पता लगाना शुरू कर देते हैं। इनके पास तस्वीर भी थी। ढूंढते ढूंढते पुलिस को एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है। टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि 7 अप्रैल की देर रात में इन्होंने इस आदमी को क्रोनुला नामक जगह से उसके बताए गए एड्रेस पर ड्रॉप किया। ये एड्रेस नॉर्थ सिडनी का था। पुलिस टैक्सी ड्राइवर से सवाल करती है कि आपको इसका चेहरा और कहाँ पर ड्रॉप किया ये कैसे याद है। टैक्सी ड्राइवर जवाब देते हैं कि एक तो इतनी रात थी, ऊपर से ये आदमी थोड़ा छिपने की कोशिश कर रहा था, अपना चेहरा छुपा रहा था, घबरा रहा था। इसने काले रंग का एक बड़ा सा कोट पहना हुआ था। इसके दोनों हाथ कोट की पॉकेट में थे। रास्ते भर इसके दोनों हाथ कोट के पॉकेट में ही रहे। केवल एक ही हाथ बाहर निकाला था और वो भी केवल एक बार, जबकि दूसरा हाथ कोट की पॉकेट में ही रहा। गाड़ी से उतरते समय भी इसने हाथ को बाहर नहीं निकाला। ये अजीब बिहेव कर रहा था, इसलिए इसका चेहरा याद है। टैक्सी ड्राइवर ने पैट्रिक को जिस जगह पर उतारा और जिस घर में इसे जाते हुए देखा, ये सब कुछ पुलिस को बता देते हैं। पुलिस पता लगाती है कि आखिर वो घर किसका है। पता चला कि यहाँ पर रेजिनाल्ड विलियम होम्स नाम का एक व्यक्ति रहता है। ये एक करोड़पति बिजनेसमैन था। इसका नाव बनाने का फैमिली बिजनेस था। समाज में इसके परिवार की काफ़ी इज्जत थी। ये लोग पैसे वाले थे। पुलिस के मन में सवाल उठा कि आखिर कोई क्रिमिनल ऐसे परिवार के इज्जतदार आदमी से मिलने क्यों जाएगा। पुलिस अपने डिटेक्टिव्स और मुखबिरों को होम्स की पूरी हिस्ट्री निकालने का काम सौंप देती है। पता चला कि ये आदमी बोट बनाने के पीछे नशीले पाउडर स्मगल करने का काला धंधा करता है। बोट के अंदर ये सामान को छिपा देता है और कार्गो शिप के जरिए दूसरे देशों में स्मगल करता है। साथ ही साथ इसका एक और काला धंधा था। पहले जेम्स स्मिथ और ये होम्स दोनों मिलकर इंश्योरेंस पॉलिसी से छेड़छाड़ करते थे। बोट्स का इंश्योरेंस लेकर उसका एक्सीडेंट करा देते थे और फिर बाद में इंश्योरेंस क्लेम कर लेते थे। अपनी टीम को और भी मजबूत बनाने के लिए इन्होंने जालसाज पैट्रिक ब्रैडी को भी काम में शामिल कर लिया। 1934 में ही इन्होंने पाथफाइंडर नाम के एक बोट का इंश्योरेंस कराया और इसी साल ही इसका एक्सीडेंट करा दिया, जिससे वो डूब गई। इसके बाद इन्हें बहुत सारा मोटा पैसा मिलता है इंश्योरेंस के नाम पर। पुलिस पैट्रिक ब्रैडी को ढूंढ रही थी। ये कहीं से मिल भी जाता है। इसको पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ करते हैं कि आखिरी बार तुम ही जेम्स स्मिथ के साथ दिखे थे, उसका क्या हुआ, वो कहाँ पर है। 7 अप्रैल की रात को जेम्स और ये साउथ सिडनी के क्रोनुला में सेसिल होटल गए थे, नशा करने और ताश खेलने। आगे जेम्स यहाँ से चला गया। मुझे नहीं पता वो कहाँ पर गया। मेरा उसके कत्ल से कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे जाने दीजिए। पैट्रिक ने क्रोनुला के तलुम्बी स्ट्रीट में एक छोटा सा कॉटेज भी ले रखा था और ये यहीं पर रहता था। पूछताछ के बाद पुलिस इसको छोड़ देती है कि आगे जरूरत पड़ेगी तो आपको आना पड़ेगा। फॉरेंसिक टीम के अनुसार ये हाथ पहले किसी छोटी मछली ने खाया होगा, फिर बाद में वो 4 मीटर की टाइगर शार्क ने मछली को खा लिया। चूंकि छोटी मछली के पेट में ये हाथ था और ये शार्क ने उसे खा लिया तो वो मर गई, जिससे उसके पेट में डाइजेशन की क्रिया रुक गई होगी और हाथ मछली के पेट में ही रह गया। टाइगर शार्क का डाइजेस्टिव सिस्टम अभी तक केवल मछली को ही पचा पाया था, लेकिन हाथ पचाने से पहले ही शार्क ने उल्टी कर दी। इस तरह से हाथ गलने से बच गया। आखिरी बार पैट्रिक ही जेम्स के साथ दिखा था। ये बात होटल के लोगों ने कंफर्म की। टैक्सी ड्राइवर ने भी बयान दिया कि पैट्रिक उस रात को सस्पेक्ट लग रहा था, उसके बर्ताव अजीब थे। इन सब के बाद पुलिस पैट्रिक को जेम्स के कत्ल करने का संदेह जताते हुए अरेस्ट वारंट जारी करती है। जब पुलिस इसे पकड़ने के लिए कॉटेज गई तो वहां की मालकिन ने बताया कि पैट्रिक 7 अप्रैल की रात से ही गायब है। उसने अपना सामान पैक किया और निकल गया। साथ में मेरी एक बेड शीट और कॉटेज में रखा हुआ मेरा ट्रंक ले गया। कॉटेज ओनर ने आगे बयान में बताया कि पैट्रिक ने एडवांस में ही किराया दे रखा था, फिर भी ये यहाँ से चला गया, पता नहीं क्यों गया। पता लगाते लगाते पुलिस 16 मई तक पैट्रिक को जेम्स स्मिथ के कत्ल करने के इल्जाम में ऑफिशियली अरेस्ट कर लेती है। इससे पूछताछ किया जाता है। जो भी चीज़ें पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता की थीं, ये सारी चीज़ें पैट्रिक को बताई जाती हैं, पर फिर भी ये अपने ऊपर लगे चार्जेस से साफ इनकार कर रहा था। ये कह रहा था कि जेम्स की मौत से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, मैंने उसका कत्ल नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ। ये बात ये लगातार कह रहा था। 20 मई को पुलिस होम्स के घर पर जाती है, ये पता करने के लिए कि पैट्रिक उस रात को इसके घर पर क्यों आया। ये बात जैसे ही होम्स को पता चली, इसने अपनी स्पीड बोट निकाली और समुद्र में उतर गया। समुद्र में इसने अपने सर पर एक बंदूक तान ली। पुलिस से कहने लगा कि अगर तुम लोग मेरे पास आए तो मैं ट्रिगर दबा दूंगा। इसको अपनी बदनामी का डर था। इस केस की वजह से इसकी सारी करतूतें सामने आ जाती। पुलिस अपनी नॉर्मल बोट से आगे बढ़ रही थी। कुछ समय के बाद होम्स ने बंदूक चला दी। इसने डर कर चलाई थी। इसका नसीब अच्छा था कि वो गोली केवल सर को छूते हुए निकल गई। गंभीर चोट नहीं लगी थी, लेकिन चोट तो लगी थी। तुरंत ये अपनी बोट से समुद्र में गिर जाता है। अब पुलिस तेजी से इसकी ओर आगे बढ़ने लगती है। साथ में इन्होंने अपनी स्पीड बोट भी मंगवा ली। जब तक ये लोग पास पहुंचते हैं, उससे पहले ही होम्स जैसे तैसे अपनी स्पीड बोट पर बैठकर भागना शुरू कर देता है। पुलिस की स्पीड बोट भी आ गई थी। पुलिस भी इसको चेस करना शुरू कर देती है। समुद्र के किनारे 20 से लोग सारा एक्शन सीन देख रहे थे।
करीब 4 घंटों तक पुलिस होम्स को चेस करती रही। आगे ये पकड़ा जाता है। रक्त ज़्यादा गिरने की वजह से ये बेहोश हो गया था। इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। करीब 2 या ढाई हफ्तों तक इसका इलाज हॉस्पिटल में चलता रहा। जब ये ठीक हुआ तो पुलिस इससे पूछताछ करने के लिए 10 जून को इसके घर पर आती है। होम्स ने पुलिस को बयान दिया कि 7 अप्रैल की रात में पैट्रिक इससे मिलने के लिए आया था। उसने कहा कि तुम जेम्स को तो जानते ही हो, वो कैसा इंसान है। वो तुम्हें इंश्योरेंस के लिए ब्लैकमेल कर रहा है और मुझे भी कर रहा है। वो पुलिस का खबरी भी है। मुझे ब्लैकमेल किया तो देखो उसका क्या हाल हो गया। इतना कहकर पैट्रिक अपनी कोट से एक इंसानी हाथ बाहर निकालता है। ये पूरी बाह थी। पॉकेट से निकालकर इसने सामने टेबल पर रख दी। पैट्रिक कहता है कि ये जेम्स का हाथ है। मैंने जेम्स का कत्ल कर दिया। उसके शव को ट्रंक में पैक करके समुद्र में फेंक दिया। इसने फेंकने की जगह भी बताई। वो जगह थी गुन्नामट्टा बे। फिर पैट्रिक होम्स को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि अगर मुझे 500 यूरो नहीं दिए तो पुलिस को तुम्हारी सारी काली करतूतें बता देगा। समाज से तुम्हारी इज्जत जाएगी और तुम जेल। ये कहकर पैट्रिक यहाँ से चला जाता है। वो हाथ टेबल पर ही छोड़ दिया। होम्स ने आगे कहा कि मैं हाथ को यहाँ पर देखकर घबरा गया और तुरंत ही अपने कार से सिडनी के कोस्टल सबर्ब मरोबरा गया और हाथ को समुद्र में फेंक दिया। ये बहुत बड़ी गवाही थी। पुलिस कहती है कि आपको ये बयान कोर्ट में भी देना पड़ेगा। इसके बाद पुलिस यहाँ से चली जाती है। पुलिस ने इस केस से रिलेटेड जितने भी गवाह थे, जैसे कि होटल वाले जहाँ पर पैट्रिक और जेम्स गए थे, पैट्रिक के कॉटेज की ओनर, जेम्स के घर वाले, वो टैक्सी ड्राइवर रेजिनाल्ड होम्स, सबके बयान दर्ज किए जाते हैं। पैट्रिक जहाँ जहाँ पर भी गया था उसके सबूत इकट्ठा किए जाते हैं क्योंकि सब कुछ कोर्ट में सबमिट करना था। पुलिस इसी में बिजी हो गई। 10 जून को होम्स ने पुलिस को सारी चीज़ें बताई थीं। 12 जून 1935 की सुबह में हिक्सन रोड पर एक सुनसान इलाके में अनजान कार खड़ी थी। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने कार चेक की। कार के अंदर एक आदमी का शव पड़ा हुआ था। ये था रेजिनाल्ड होम्स। वैसे आज ही 12 जून के दिन इनको कोर्ट में गवाही देनी थी। इस कत्ल की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 11 जून की शाम में इन्होंने अपने अकाउंट से 500 यूरो निकाले थे। इन्होंने अपनी वाइफ से बोला कि मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। वाइफ इनके साथ कार तक जाती है। होम्स अपनी सेडान कार में बैठकर चले गए। इनकी मृत्यु सीने में 3 गोलियां लगने से हुई थी। पुलिस का मानना था कि इन्होंने पहले ही खुद के साथ ऐसा करने की कोशिश की थी और आज भी यही किया। जो इस केस में सबसे अहम गवाह था वो मारा जा चुका। लोग पुलिस के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे कि जो इतना अहम गवाह था उसको सिक्योरिटी देना चाहिए था। पुलिस भी अपनी गलती को मानती है। आगे होम्स के मौत से जुड़ी थ्योरी आई कि इन्होंने खुद का कत्ल नहीं किया, क्योंकि अगर ये खुद का कत्ल करते तो केवल एक ही गोली मार पाते हैं। इन्होंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी करा रखा था जिसमें करोड़ों रुपए मिलते हैं। अगर ये खुद के साथ ऐसे करते तो इंश्योरेंस के पैसे इनके परिवार को नहीं मिलते हैं। इसलिए किसी और को खुद की सुपारी दी क्योंकि इन्हें अपनी बदनामी का डर था। ये अपने पीछे 1935 में 34,000 यूरो छोड़ कर गए थे। 13 जून को इन्हें दफन कर दिया जाता है। कत्ल वाले दिन यानी 12 जून से मुकदमा शुरू हुआ। पुलिस अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन कोर्ट में बताती है कि शार्क ने एक हाथ वॉमिट किया जो जेम्स स्मिथ का था। होम्स ने बयान दिया कि पैट्रिक ने मुझे धमकी दी थी, ब्लैकमेल किया था और ये भी बताया कि जेम्स का कत्ल पैट्रिक नहीं किया है, वो मेरे सामने बता रहा था। इस पर पैट्रिक के वकील कहते हैं कि ये बात हुई थी, इसका कोई सबूत नहीं है, विटनेस नहीं है। पैट्रिक भी बोल रहा था कि इसका कत्ल से कोई भी लेना देना नहीं है। एक हाथ के बल पर यह नहीं मान सकते कि जेम्स मर चुका है। हो सकता है कि वो जिंदा हो, अपनी करतूतों की वजह से कहीं भाग गया हो। उसकी बहुत लोगों से दुश्मनी भी हो चुकी थी क्योंकि उसने कईयों की खबर पुलिस को दी थी, जिस वजह से वो लोग आज जेल में सड़ रहे हैं। एक हाथ के बिना भी कोई इंसान जिंदा रह सकता है। वैसे भी उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली है। पुलिस ने शव ढूंढने के बहुत प्रयास किए थे। नेवी, एयरफोर्स, कोस्टल गार्ड, वाटर डाइवर्स सबसे मदद ली। बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन ना तो वो ट्रंक मिला और ना ही शव। किसी हाथ से हम फैसला नहीं कर सकते कि वो इंसान मर चुका है या जिंदा है। सिडनी पुलिस इस केस की जांच करती रही। शव ढूंढने के अथक प्रयास किए गए पर वो नहीं मिला। एक थ्योरी ये भी आई कि वेमन नामक एक गैंगस्टर की जेम्स ने पुलिस से मुखबिरी की थी। जब जेम्स की सच्चाई बाहर निकली तो वेमन ने पैट्रिक से बोलकर उसका कत्ल करवा दिया। कत्ल हुआ तो बॉडी कहाँ पर गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। 1965 में पैट्रिक की भी मौत हो जाती है। मरते दम तक ये कहता रहा कि जेम्स का कत्ल इसने नहीं किया है, होम्स मुझे फंसा रहा था, झूठ बोल रहा था। 1935 से आज तक इतने साल बीत चुके हैं, जेम्स के असली कातिल का पता आज तक नहीं लग सका। बहुत सारे प्राइवेट डिटेक्टिव्स, क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम्स, जर्नलिस्ट, रिसर्चर्स, बुक राइटर्स, बहुत लोगों ने इसका पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। इस केस पर ढेर सारी बुक्स भी लिखी गई हैं, टीवी शोज भी बने हैं। ये केस सिडनी पुलिस के लिए आज भी ऑफिशियली अनसॉल्व्ड है।
तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।